हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 15 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आपके, चाहे आप किसी मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूकेपीसीएस हो या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। तो इनको आप डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी अपडेट्स आते हैं सब यहीं पे आते हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी वहीं पे मिलते रहते हैं। लेटर राइटिंग प्रैक्टिस है, नोटिस राइटिंग प्रैक्टिस है, जितने भी आपके लेटर्स वगैरह होते हैं, ऐसे लिखना होता है, सबकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आप इसका जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो 15 जुलाई के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है यूकेपीएससी में, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए, GS1 की पहली न्यूज़ आ रही है। जून 10 कह रहे हैं एक सिग्निफिकेंट डे है यूएस हिस्ट्री का। तो एक वर्ड को बनाया गया है मिला के, जून और 19 एक डेट है। उन दोनों डेट को मिलाकर, उन दोनों वर्ड्स को मिलाकर 19 यानी कि 19 को मिलाकर जून को मिलाकर जून 10 बना दिया गया है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है यूएस की हिस्ट्री में। तो 2021 में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साइंड अ लॉ टू कमेमोरेट। देखिए ये टॉपिक जो है आपका, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के सिलेबस में आता है यूपीएससी में, और उत्तराखंड पीसीएस में पूछ सकते हैं, जो अपर पीसीएस है उसके अंदर भी आ सकता है। तो 2021 में जो यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं जो बाइडेन, उन्होंने साइन किया है लॉ टू कमेमोरेट जून 19 या जून 10 एज अ फेडरल हॉलीडे। तो 19 जून को एक फेडरल हॉलीडे वहाँ पे घोषित कर दिया गया है यूएस में, टू कमेमोरेट द एंड ऑफ स्लेवरी आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, अमेरिका का गृह युद्ध हो रहा था 1861 टू 65, जिस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन कर दिया गया, उनको मार दिया गया अब्राहम लिंकन को, तो उस टाइम पे वहाँ पे स्लेवरी का एंड हुआ। तो जो स्लेवरी का एंड हुआ यानी कि दास प्रथा का जो वहाँ पे ख़त्म हुआ, उन्मूलन हुआ, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए 19 जून को जून 10 डे मनाया जा रहा है पूरे यूएस में। और इसलिए वहाँ पे एक दिन की छुट्टी भी होती है। तो जून 10 क्या है? तो जून 10 एक पोर्टमैंट्यू है जून और 19 का, यानी कि पोर्टमैंट्यू का मतलब होता है दो शब्दों को मिलाकर जब कोई छोटा शब्द बना दिया जाता है। तो is the oldest nationally celebrated commemoration of the ending of slavery in the US, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून को हर साल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमेंसिपेशन डे, कि आप इमेंसिपेट हो गए यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, या जून 10 इंडिपेंडेंस डे। 1 जनवरी 1863 में जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इशू किया था एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन विच डिक्लेयर दैट ऑल पर्सन हेल्ड एज स्लेव्स विद इन द स्टेट्स इन रिबेलियन आर फ्री। तो उन्होंने कहा था जितने भी लोग जो हैं वो स्लेव्स के रूप में रखे गए हैं, 1863 में कहा था ये उन्होंने, कि जितने भी स्लेव्स के रूप में रखे गए हैं लोग, वो आज से फ्री हैं। तो ये अब्राहम लिंकन ने घोषणा की थी। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले, कि प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है वाणिज्य भवन को, और एक निर्यात पोर्टल है उसको भी लॉन्च किया है। तो निर्यात पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं। तो NIRYAT, निर्यात का मतलब है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है विच इज़ डेवलप्ड एज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स टू गेट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यानी कि भारत की जितना भी फॉरेन ट्रेड है भारत का, उसका सारा इन्फॉर्मेशन, उसकी सारा डेटा जो है एक ही जगह पे होने के लिए निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए हाल ही में इंटर स्टेट काउंसिल न्यूज़ में रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल की अभी बैठक हुई है। उस बैठक में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा कि भाई ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन wrote to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी asking that at least 3 meetings of the interstate council should be held every year। तो उनका कहना यह है कि सालाना में हर साल कम से कम 3 बार मीटिंग होनी चाहिए इंटरस्टेट काउंसिल की, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बढ़ावा हो सके, यानी कि जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो रिलेशन है वो मजबूत हो सकें। मज़े की बात यह है कि जब से इंटर स्टेट काउंसिल बना है 1990 से, अभी हम इसको आगे देखेंगे, तब से लेके अब तक 2022 तक सिर्फ 11 बार ही ये मिली है, बैठक इसकी हुई है, 11 बार ही मीटिंग हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना कम रेशो है। और ये जो मीटिंग हुई है ये 2016 के बाद से पहली मीटिंग हुई है 2022 में।
तो स्टालिन ऑल्सो सजेस्टेड दैट बिल्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल बिफोर बीइंग टेबल्ड इन पार्लियामेंट। तो ये भी कहना है एम के स्टालिन का, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने कहा है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बिल होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के जो बिल होते हैं, उनको पार्लियामेंट में टेबल करने से पहले इंटरस्टेट काउंसिल में रखना चाहिए, जिससे कि सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसको देख सकें और ये देखें कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। He said this was because there is no effective and interactive communication between the states and the center on issues of common interest। उनका कहना ये है कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में जब भी कॉमन इंटरेस्ट की बात आती है। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है तो वो पूरे देश में लागू होगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। तो अब यहाँ पर पूरे देश में जब कोई कानून लागू होने जा रहा है तो एम के स्टालिन का कहना ये बिल्कुल सही है कि सभी राज्यों से पहले उस इशू पर बात की जानी चाहिए, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल में वो टॉपिक को रखा जाना चाहिए कि इसके ऊपर हम बिल ला रहे हैं। अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन है, अगर आपको दिक्कत लगती है इस बिल में, तो आप उसको पहले ही बता दें, जिससे कि सभी राज्य जो हैं वो उस पर एकमत हो पाएँ, या मेजॉरिटी से काम करें। कि अगर हमारे यहाँ 28 राज्य हैं तो हम ये देखें कि 28 राज्यों में से, या केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर जोड़ लें तो 28 और 8 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो इनमें से अगर हमारे पास 50% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा इसको सपोर्ट करते हैं तो इसको हम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। तो अब इंटरस्टेट काउंसिल क्या है अगर हम ये देखें तो इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सपोर्ट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन इन इंडिया। तो इसको एक मैकेनिज्म है ये जो बनाया गया था केंद्र सरकार के रूप में, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में या दो राज्य सरकारों के बीच में, जिससे कि कोऑर्डिनेशन करा जा सके, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आर्टिकल 263 के तहत इसको बनाया गया है, विच स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट में कॉन्स्टिट्यूट सच अ बॉडी इफ अ नीड इज फेल्ट फॉर इट। अब ये जो चीज़ है ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती है कि अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत लगती है तो वो ऐसी बॉडी को बना सकता है, इंटरस्टेट काउंसिल को। यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल को बनाना कोई ज़रूरी नहीं था, इसलिए ही कहने को तो ये इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन था, लेकिन इसको 1950 से नहीं बनाया गया, इसको 1990 में जाके बनाया गया, जब सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि ये इसको बनाना चाहिए। द काउंसिल इज़ बेसिकली मेंट टू सर्व एज अ फोरम फॉर डिस्कशन अमंग वेरियस गवर्नमेंट्स। 1988 में जब सरकारिया कमीशन ने सजेस्ट किया कि काउंसिल शुड एग्जिस्ट एज अ परमानेंट बॉडी एंड इन 1990 इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। 1988 में सरकारिया कमीशन ने कहा कि एक परमानेंट बॉडी के रूप में इसको होना चाहिए, ना कि जब प्रेसिडेंट की इच्छा हो तब बना दे। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया उस टाइम पे 1990 में, और इसको बनाया गया। जो मेन फंक्शन है काउंसिल के वो हैं इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, जब भी राज्यों में कुछ डिस्प्यूट होता है उसके लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच टू स्टेट्स और स्टेट्स एंड द यूनियन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पे दो राज्य या राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कभी भी कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। एंड द यूनियन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। तो अगर हमें पॉलिसी के रूप में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के रूप में और उसको कोऑर्डिनेट करवाने के रूप में जो रिकमेंडेशंस देनी होती हैं तो वो काम इंटरस्टेट काउंसिल करती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। whose members include the chief ministers of all states and UTs with legislative assemblies and administrators of other union territories। अब इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, और जो जितने भी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर होंगे। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज़ में चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर होंगे, और अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं बनाई गई है। जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा बन जाएंगी तो उसके भी चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठेंगे। बाकी इस दौरान जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या एलजी हैं वो लोग बैठते हैं। 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और ऑल्सो इट्स मेंबर्स। तो 6 मिनिस्टर जो है कैबिनेट रैंक के सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो भी इसमें बैठते हैं। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने क्या इसमें इशू रेस किया, उन्होंने रेगुलर मीटिंग का जो कमी है रेगुलर मीटिंग की उसका इशू रेस किया। तो उन्होंने कहा कि द काउंसिल हैज़ मेट ओनली वंस इन द लास्ट 6 ईयर्स। तो पिछले 6 साल में सिर्फ एक बार मिली है। एंड दैट देयर हैज़ बीन नो मीटिंग सिंस जुलाई 2016। और जुलाई 2016 से कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, अब 2022 में हुई है। सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 बॉडी हैज़ मेट ओनली 11 टाइम्स ऑल्दो इट्स प्रोसीजर स्टेट्स इट शुड मीट एटलीस्ट 3 टाइम्स एवरी ईयर। तो उनका कहना यह है कि इसके प्रोसीजर तो ये कहता है कि इसको एक साल में 3 बार मिलना चाहिए,
जबकि ये पिछले आप देख सकते हैं 30 सालों में या 32 सालों में सिर्फ 11 बार ही मिली है। तो कुछ पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो पॉजिटिव ये हुआ है अभी कि काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो अब बॉडी में 10 यूनियन मिनिस्टर होंगे, इससे पहले 6 हुआ करते थे एज परमानेंट इन्वाइटी। एंड द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह को चेयरमैन बनाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र के, यूपी के, गुजरात के, ये और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स हैं। तो लास्ट मीटिंग जब हुई थी इंटरस्टेट काउंसिल के, तो उसमें क्या हुआ था, जब 2016 में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने पंछी कमीशन की रिपोर्ट पे विचार विमर्श किया था, उनकी रिकमेंडेशंस पे, जो कि 2010 में आई थी। तो ये कमीशन की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशंस का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन के टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर टॉपिक पे वीडियोस बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। The meeting saw detailed discussion on the recommendations. States asked for maintaining the federal structure amid growing centralization. तो मीटिंग में 2016 की मीटिंग में बात की जा रही थी कि 2016 की मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि जो पंछी कमीशन की रिपोर्ट आई है उसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, और स्टेट से ये भी कहा गया कि वो फेडरल स्ट्रक्चर बना के रखें। ऑल्दो ये देखा जा रहा था कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है एज़ कंपेरिजन टू केंद्र सरकार से, एज़ कंपेरिजन टू राज्य सरकार से। इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और जो उस टाइम पे या अभी भी आर्टिकल 356 लग रहा है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है किसी भी राज्य में, तो उसके वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। आपको ध्यान देना होगा 2016 में उत्तराखंड में भी आर्टिकल 356 लगाया गया था, जिस टाइम पे गवर्नमेंट गिराई गई थी हरीश रावत जी की। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हु वाज देन विद द अपोजिशन डिमांडेड दैट द पोस्ट ऑफ गवर्नर शुड बी अबॉलिश। तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो थे उस टाइम पे वो अपोजिशन के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने भी 2016 की मीटिंग में गवर्नर की पोस्ट को अबॉलिश करने की बात कही थी कि गवर्नर की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंटरनेशनल रिलेशंस। एक न्यूज़ आती है कि यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसकी वजह से विश्व में खाने की शॉर्टेज हो रही है, ग्लोबल फूड शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि अपने आप में रशिया और यूक्रेन जो हैं ये दो देश ऐसे थे जो वर्ल्ड ग्रेनरीज कहा जाता था इनको, यानी कि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं खाने का, यानी गेहूं का, और यहाँ ये बहुत ही बड़े मेजर एक्सपोर्टर भी हैं। लेकिन जब क्योंकि दोनों देश आपस में युद्ध में हैं एक दूसरे से, और जो ब्लैक सी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया करते थे, वहाँ पे जितने भी पोर्ट्स थे जहाँ से ये भेजा करते थे उसको इन्होंने कब्जा कर रखा है। जैसे रशिया ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन के पोर्ट्स को, तो वो वहाँ से सामान नहीं भेजने दे रहे हैं। The post-pandemic demand for food, extreme weather conditions, supply chain bottlenecks and export restrictions have negatively affected the food market. तो फूड मार्केट को किसने, एक तो पोस्ट पेंडेमिक डिमांड हुई है, यानी कि पेंडेमिक के बाद अब जब से ही कोविड-19 पेंडेमिक से लोग उभरे हैं तब से डिमांड बढ़ी है खाने की। वेदर कंडीशंस भी एक्सट्रीम हो गई है, गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और कहीं पे सर्दी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स आ रहे हैं, यानी सप्लाई चेन जो है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, और एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके वजह से फूड मार्केट जो है वो बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है। द इन्वेजन हैज़ एडेड टू द वाइड स्प्रेड इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये जो इन्वेजन हुआ है रशिया के द्वारा यूक्रेन में, उसके वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो गया है, यानी कि पूरी दुनिया में जो खाने के दाम है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। पुशिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस फूड प्राइस इंडेक्स टू एन ऑल टाइम हाई, द हाईएस्ट इट हैज़ बीन सिंस द इंडेक्स बिगेन इन 1990। तो जो वर्ल्ड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा FAO के द्वारा जो फूड प्राइस इंडेक्स है, तो वो सबसे ज़्यादा हाइट पे पहुंच गया है। अगर जब से 1990 से जब से वो स्टार्ट हुआ है तब से देखें तो सिर्फ किस वजह से, वॉर की वजह से। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इससे इफेक्ट हुए हैं और कैसे इफेक्ट हुए हैं, तो कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अफ्रीका में फूड प्रोडक्शन नहीं होता, वो मेजरली डिपेंडेंट है दूसरे बाहर की कंट्रीज से। अब वो रशिया और यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था अपने खाने की नीड्स के लिए, लेकिन वे दोनों जब युद्ध में हैं तो वे वहाँ पे फूड नहीं बेच पा रहे हैं, गेहूँ नहीं बेच पा रहे हैं, वीट। तो इस वजह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हुए हैं, वर्स्टली अफेक्टेड हुए हैं इस युद्ध से। तो सोमालिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ फेसिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ द वॉर, कंट्रीज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड शॉर्टेज ऑफ वीट। तो बहुत ज़्यादा कमी आ रही है गेहूँ की वहाँ पे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। स्टेमिंग फ्रॉम द हॉल्टेड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन एज द एक्सपोर्ट रूट थ्रू द ब्लैक सी हैज़ बीन शट डाउन सिंस द वॉर स्टार्टेड ऑन February 24। तो 24 फरवरी 2022 से जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, रशिया और ने यूक्रेन पे इन्वेड किया है, तब से जो ब्लैक सी से जो एक्सपोर्ट था वो बंद हो चुका है बिल्कुल। और जब ब्लैक सी से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो पूरी दुनिया में जो खाने की शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है।
यूक्रेन ऑन द अदर हैंड नीड्स टू एक्सपोर्ट 22 मिलियन ग्रेन्स आउट ऑफ द कंट्री एज इट नीड्स स्पेस टू स्टोर ग्रेन फ्रॉम द नेक्स्ट हार्वेस्ट। अब एक जगह तो ये दिक्कत आ रही है कि एक देश में तो खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गेहूं नहीं है। एक यूक्रेन जैसे देश में क्या दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे उनको स्टोरेज करने की फैसिलिटी उनके पास नहीं रही है। यूक्रेन चाहता है कि वो 22 मिलियन ग्रेन जो है 22 मिलियन टन जो ग्रेन है उसको तुरंत से तुरंत एक्सपोर्ट करे, जिससे कि अगला हार्वेस्ट जो होने वाला है वहाँ पे जो अगली फसल कटेगी उससे जो गेहूँ निकलेगा उसको स्टोर कर सके, क्योंकि उसके ऑलरेडी जो स्टोर्स हैं जो ग्रेनरीज हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। वहाँ से उनको गेहूँ एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पे स्टोर करने के लिए उनके पास स्पेस है ही नहीं। However, Russia's blockade of Black Sea ports is holding the exports of corn, barley, rapeseed oil and wheat। तो रशिया के ब्लॉकेड की वजह से उन्होंने ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं उस पर ब्लॉकेड लगा रखा है रशिया ने। तो जो यूक्रेन है वो कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। इजिप्ट में भी देखा जाए तो इजिप्ट में जो ब्रेड है वो स्टेपल है, यानी कि स्टेपल का मतलब होता है कि आम जो नॉर्मल जो खाना होता है वो वही है, ब्रेड ही है, यानी कि बिना ब्रेड के उनका खाना नहीं होता। तो अ मील विदाउट ब्रेड इज़ नॉट अ रियल मील एंड द कंट्री रिलाइज ऑन इम्पोर्टेड वीट टू मीट मोर देन हाफ ऑफ इट्स डेली वीट एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। तो डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड वीट पे डिपेंड करता है इजिप्ट। यूक्रेन एंड रशिया प्रोवाइडेड फॉर 85% ऑफ द इजिप्ट्स इम्पोर्ट्स इन 2020। 85% जो खाना आ रहा है इजिप्ट के अंदर वो यूक्रेन और रशिया की वजह से ही आ रहा है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, अगर 85% खाना यूक्रेन और रशिया दे रहे हैं और ये दोनों कंट्रीज़ ही वॉर में हैं और ये दोनों कंट्रीज़ ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप से दे सकते हैं कि ये 85% अगर खाना नहीं आ रहा तो 15% से कैसे पूरा देश चल सकता है। यूक्रेन वॉज एक्सपेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट्स इन 2022। तो यूक्रेन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 12% ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट करेगा 2022 में, और वो कॉन्सिक्वेंटली इफेक्ट करेगा किसको, जैसे तुनीशिया को इफेक्ट कर रहा है, सोमालिया को, इजिप्ट को और अल्जीरिया को, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ग्रेन को। तुनीशिया इज ऑल्सो बीइंग रेवेज्ड बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्ट्रगलिंग टू डील विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ ओवर 6%। तो 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट जा रहा है तुनीशिया में, तो उसकी भी दिक्कत आ रही है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज मीटिंग देयर डेली नीड्स बाय रिलाइंग ऑन सब्सिडाइज सेमोलिना एंड फ्लोर। तो वो जो सब्सिडाइज चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे उसी से वो अपना काम चला रहे हैं तुनीशिया के लोग, नहीं तो तुनीशिया में भी खाने की कमी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसके वजह से वर्ल्ड ओवर क्या इफेक्ट हो रहा है। ओनली वे सिर्फ 2 कंट्रीज ही इन्वॉल्व नहीं है वॉर में, पूरी दुनिया, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, तो यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन का अगर कभी भी आता है तो ग्लोबलाइजेशन में आप लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर 2 कंट्रीज़ वॉर में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं 2 देशों पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ का फ़र्क बाकी दुनिया में भी पड़ता है। रिसेंट एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोमालिया, इजिप्ट, तुनीशिया, अल्जीरिया जैसे देशों में फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, वहाँ पे लोगों के पास खाने की कमी हो रही है, और वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो जो खाने के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप आंसर्स में लिख सकते हैं, एसेज में लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए भी आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे आइडियाज़ मिलते रहें अपने आंसर लिखने के लिए और अपने आंसर को आप और ज़्यादा एनहेंस कर सकें। नेक्स्ट आता है GS3 की न्यूज़ आ रही है, द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स इन फ्रेश अंटार्कटिक स्नो। तो अभी अंटार्कटिका में जो स्नो हुई है, फ्रेश जो स्नो हुई है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिली है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि अगर माइक्रो प्लास्टिक्स इन्वायरमेंट में थी, जिसके वजह से जब बर्फ़ गिरी तो इन्वायरमेंट में उसके साथ मिलकर वो नीचे गिरी है, तो इसका मतलब जो अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट था जो कि बिल्कुल अलग थलग था, वहाँ पे भी प्लास्टिक पहुँच चुका है। For the first time, microplastics have been found in freshly fallen snow in Antarctica. The pollutant, scientists ने आर्ग्यू किया है, poses a growing threat to the region's ecosystem and could increase the melting of ice and snow। उसके वजह से बहुत तेज़ी से वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघल सकती है। Snow samples collected from 19 sites in the Ross Island region of Antarctica all contain microplastics। तो सभी में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। जो 19 साइट्स से रॉस आइलैंड रीजन जो है अंटार्कटिका का, जो रॉस आइलैंड है, वहाँ से जब 19 जगहों से सैंपल लिए गए, स्नो के सैंपल लिए गए, फ्रेश स्नो के, तो सब में से माइक्रोप्लास्टिक मिला है। वाइल माइक्रोप्लास्टिक्स हैव बीन फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन फ्लोज टू द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। रिसर्चर्स ने पहली बार पाया है कि अंटार्कटिका की फ्रेश स्नो में भी माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। तो अगर आप देखें तो दुनिया भर में आपको माइक्रोप्लास्टिक सब जगह मिल जाएंगे, चाहे आप ओशन डीप में चले जाएं, चाहे आप माउंट एवरेस्ट की पीक पे चले जाएं, सब जगह पे आपको माइक्रोप्लास्टिक मिलेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फ्रेश स्नो हुई है अंटार्कटिका में, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। तो अभी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं हम।
तो माइक्रोप्लास्टिक्स आर टाइनी प्लास्टिक डेब्री दैट आर स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर इन लेंथ। तो 5 मिलीमीटर से छोटी लेंथ के जो टाइनी प्लास्टिक के जो डेब्री होते हैं, अवशेष होते हैं, टुकड़े होते हैं, चावल के दाने से भी जो छोटे टुकड़े होते हैं, उनको माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। तो दो तरह के माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और एक होते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो टाइनी पार्टिकल्स हैं दैट आर पर्पजली डिजाइंड एज सच फॉर कमर्शियल यूजेज, जो कमर्शियल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक में या फिर नडल्स प्लास्टिक पैलेट्स में, यूज इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं, फाइबर्स में यूज़ किए जाते हैं नायलॉन के रूप में, जैसे कि सिंथेटिक टेक्सटाइल होता है जैसे नायलॉन, उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है। फिर सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या है? देखो, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिनको हम जानबूझ के बना रहे हैं अपने अलग अलग कामों के यूज़ के लिए। लेकिन सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या है कि मान लेते हैं आपके पास कोई प्लास्टिक की बॉटल है या कुछ भी चीज़ थी, समय के साथ जब वो धूप में गिरती है, उसमें बरसात पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो धीरे धीरे जो प्लास्टिक की बॉटल है या प्लास्टिक की पन्नी है या कुछ भी चीज़ है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और जो ब्लास्ट बॉटल थी वो बॉटल ना रह के अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, और धीरे धीरे वो क्या होती है, उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो वो जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। तो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द डिग्रेडेशन ऑफ लार्जर प्लास्टिक आइटम्स। जो बड़े प्लास्टिक आइटम हैं उनका जो डिग्रेडेशन होता है, उसकी वजह से जो छोटे प्लास्टिक्स बनते हैं उनको माइक्रोप्लास्टिक कह रहे हैं या सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कह रहे हैं। जैसे कि बॉटल्स हो गई, फिशिंग नेट्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, अगर आप उनको धूप में डालेंगे, फिर उसी पे बरसात भी गिर रही है, फिर उस पर ठंड भी पड़ रही है, तो वो धीरे धीरे टूटने लगेंगे। दिस अकर्स थ्रू एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट लाइक रेडिएशन फ्रॉम द सन, विंड, ओशन वेव्स। जब उनसे टकराते हैं तो वो चीज़ें टूटने लगती हैं, विघटन होने लगता है उनमें। अब बात यह आती है कि अंटार्कटिका पहुंचे कैसे। द स्टडी फाउंड एन एवरेज ऑफ 29 पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पर लीटर ऑफ मेल्टेड स्नो। तो ये पाया गया है कि जब 1 लीटर मेल्टेड स्नो की गई है, जब 1 लीटर को स्नो को मेल्ट किया गया है, तो उसमें 29 पार्टिकल माइक्रोप्लास्टिक के मिले हैं। दीज पार्टिकल्स ड्यू टू देयर लाइट वेट एंड लो डेंसिटी माइट हैव ट्रेवल्ड थ्रू एयर फ्रॉम मोर देन 6000 किलोमीटर अवे। तो 6000 किलोमीटर दूर से भी वो चलकर उड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वो अपना आप में इतने हल्के होते हैं। हाउएवर, रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया है दैट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट द ह्यूमन प्रेजेंस इन अंटार्कटिका क्रिएटेड अ माइक्रोप्लास्टिक फुटप्रिंट। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सभी देशों ने, जो अच्छे विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशंस लगा रखे हैं अंटार्कटिका में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के भी 3 अंटार्कटिका के अंदर रिसर्च स्टेशंस हैं। तो अगर हम रिसर्च स्टेशंस की बात करें तो जो भारत की भी रिसर्च स्टेशंस हैं या दूसरे देशों के भी रिसर्च स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके वजह से भी जो वहाँ पे फुटप्रिंट हो रहा है, हो सकता है कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो उस वजह से आ रहा हो। ऑफ द 13 डिफरेंट प्लास्टिक्स टाइप फाउंड, द मोस्ट कॉमन वाज पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट यानी कि पीईटी। अब यहाँ पे आप देखिए ये किस तरह से एक डबल वैमी होगी ये कहना कि 1 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने बैन लगाया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पे, लेकिन उसके अंदर जो पेट बॉटल्स थी उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। और वहाँ पे अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वहाँ पे मिला है, डिफरेंट टाइप्स की जो प्लास्टिक वहाँ पे मिली हैं, मोस्ट कॉमन कौन सा है? पेट है। तो ये जो पेट है, जैसे कि हम पेट बॉटल जिसको बोलते हैं, चाहे वो पीने की पानी की बॉटल हो 20 रुपये की, जो हम बिस्लरी की बॉटल खरीदते हैं, या कोका कोला की बॉटल खरीदते हैं, कोक की, पेप्सी की, थम्सअप की, तो वो जितनी भी प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो सब पेट बॉटल्स होती हैं। तो उन्हीं का जो वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और वही चीज़ें हमें वहाँ मिली हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी देखना होगा, जब 1 जुलाई 2022 से हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पे बैन लगाया, तो जो प्लास्टिक पीने की बॉटल जो पानी है, बिस्लरी की जो बॉटल से हम पानी पीते हैं, या एक्वाफीना की बॉटल से जो हम पानी पीते हैं, वो सभी बॉटल्स भी तो सिंगल यूज़ हैं, क्योंकि एक बार आपने उसमें पानी पी लिया, हार्डली कोई उसमें दोबारा पानी भरता है, उस बॉटल को हम फेंक देते हैं, चाहे डस्टबिन में फेंकें, चाहे पहाड़ों पे फेंक दें, चाहे कहीं भी हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे फेंक देते हैं। तो वो भी एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक में ही आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी देखना होगा, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, या वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को भी देखना होगा अलग अलग कंट्रीज़ में, कि जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको भी बैन करना चाहिए। जो 90s के किड्स होंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो 90s के किड्स होंगे वो देखे होंगे जब वो छोटे थे, 90s के थे, 96, 97, 98 की अगर बात करें, उस टाइम पे कोका कोला या जो चीज़ें आया करती थी, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, ये सब कांच की बॉटल्स में आया करती थी। तो उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि जब भी कोई घर में गेस्ट आते थे तो कांच की बॉटल लेके आते थे कोका कोला की, और उसको रिटर्न करना होता था वेंडर को, यानी कि दुकानदार को। लेकिन धीरे धीरे 99 के बाद, 2000 के बाद, जैसे जैसे इनका जो चलन था वो बढ़ने लगा, धीरे धीरे वो पेट बॉटल्स पे आ गए, और उन्होंने कांच की जो बॉटल्स थी उनको बंद कर दिया और प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और तभी से ये दिक्कतें शुरू हो गई हैं होना।
तो जो पेट बॉटल है, टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज इन एवरीडे आइटम्स सच एज क्लोथ्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पैकेजिंग एक्सेट्रा, पेट वाज फाउंड इन 79% ऑफ ऑल सैंपल्स। तो पेट जो है वो 79% सैंपल्स में मिला है, जो कि अपना आप एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। द मोस्ट लाइकली सोर्सेज ऑफ द एयरबोर्न माइक्रोप्लास्टिक आर लोकल रिसर्च स्टेशंस ड्यू टू द क्लोथिंग वोन बाय स्टाफ। अब ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो रिसर्च स्टेशन हैं उनमें से, वहाँ पे क्योंकि जो कपड़े वहाँ पे स्टाफ पहनता है या प्लास्टिक के इक्विपमेंट कुछ टूट गया या वहाँ पे जो वेस्ट उत्पन्न हो रहा है लोगों के द्वारा, अगर उसका मिसमैनेजमेंट हुआ तो हो सकता है इसके वजह से वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक आ गया हो। देर वॉज अ मच लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, नियरली 3 times हायर इन द सैम्पल्स नेक्स्ट टू लोकल बेस कैंप्स सच एज स्कॉट बेस एंड मैकमुर्डो स्टेशन इन रॉस आइलैंड। तो जो बेस कैंप्स हैं, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जो बेस कैंप्स हैं, उनके पास माइक्रोप्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिली है, और जैसे जैसे आप वहाँ से दूर जाओगे तो माइक्रोप्लास्टिक की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जो अपने आप में ये बता रहा है कि वहाँ पे लोगों की जो प्रेजेंस है, जो अंटार्कटिका पे लोगों की प्रेजेंस है, जो इसलिए कह के गए थे, ये कह के गए थे डिस्गाइज में कि वहाँ पे जाके रिसर्च करेंगे, वहाँ पे रिसर्च ना करके वहाँ पे वो पोल्यूशन कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ दीज पार्टिकल्स कैन पोज अ ह्यूज थ्रेट टू अंटार्कटिकाज डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम। माइक्रोप्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड वंस दे आर फाउंड इन द इन्वायरमेंट दे बिगिन टू एक्यूमुलेट। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और एक बार अगर ये इन्वायरमेंट में चले जाएं तो ये बढ़ते ही रहते हैं, जो कि टॉक्सिक हो जाता है एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। द रिपोर्ट क्लेम्स दैट इंजेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स इन द रीजन, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जू प्लैंकटन से लेके जो वहाँ पे पेंगुइन्स हैं, वो उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं, और अंटार्कटिका की जितनी भी फूड चेन है, पूरी की पूरी फूड चेन को अफेक्ट कर सकते हैं। आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स ऑलरेडी रैपिडली मेल्टिंग एंड द रिपोर्ट सजेस्ट दैट द माइक्रोप्लास्टिक डिपॉजिटेड इन द आइस एंड स्नो कैन एक्सेलरेट द मेल्टिंग ऑफ द क्रायोस्फीयर। अब क्रायोस्फीयर क्या है? क्रायोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पे परमानेंटली सॉलिड रूप में बर्फ़ जमा होती है, जैसे कि अंटार्कटिका का रीजन और आर्कटिक का अगर हम रीजन कहें तो वो दोनों रीजन्स को हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। When snow travels in the atmosphere, it binds itself to airborne particles। तो जब स्नो ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर में, या बारिश का जो अगर हम प्रिंसिपल देखें तो वो भी यही है कि चाहे वो स्नो हो चाहे वो बारिश हो, तो इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर उनसे जब चीज़ें चिपकने लगती हैं, यानी कि स्नो के पार्टिकल्स जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं उनसे चिपकने लगते हैं, जब एक टाइम वो भारी हो जाता है तब वो नीचे गिरने लगता है। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे अगर माइक्रोप्लास्टिक इन्वायरमेंट में है तो माइक्रोप्लास्टिक के आसपास चिपकना शुरू हो जाएगा स्नो। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्केवेंजिंग, इसको स्केवेंजिंग भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इज अ सिग्निफिकेंट वे इन विच माइक्रोप्लास्टिक्स आर एबल टू ट्रैवल एंड फर्दर पॉल्यूट लैंड एंड वाटर। तो when carried by the snow, rain and wind, they can also lead to risk of possible inhalation of microplastic by humans। तो ह्यूमंस के द्वारा भी इनहेलेशन के डर है कि इंसान भी उसको इनहेल कर सकते हैं, उनके अंदर वो जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि इंडियन ऑयल ने एक सूर्य नूतन करके एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम बनाया है, जो कि अपना में एक बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है। इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल ने बनाया है, उसका नाम क्या रखा गया है? सूर्य नूतन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सूर्य नूतन क्या है अपना आप में? ये जो है एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। तो इंडियन ऑयल और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, यानी कि MOPNG ने एक इंडिजिनस सोलर कुक टॉप बनाया है जिसका नाम है सूर्य नूतन। तो इसकी फीचर्स क्या हैं ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली बात तो ये स्टेशनरी है, यानी एक ही जगह रखा रहेगा, रिचार्जेबल है, रिचार्ज होता रहेगा, एंड ऑलवेज किचन कनेक्टेड इंडोर सोलर कुकिंग, हमेशा किचन में रखा रहेगा, किचन कनेक्टेड रहेगा। दिस इज़ अ पेटेंटेड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इंडियन ऑयल R&D सेंटर फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में जो इंडियन ऑयल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उनके द्वारा बनाया गया है, और उन्होंने इसको पेटेंट भी करवाया है। इट ऑफर्स ऑनलाइन कुकिंग मोड वाइल चार्जिंग थ्रू द सन विच मैक्सिमाइजेज द सिस्टम एफिशिएंसी एंड इंश्योर्स हाई यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ये हाइब्रिड मॉडल पे काम करेगा, यानी कि सोलर पे भी काम कर सकता है, और बाकी अगर जिस टाइम पे सोलर एनर्जी नहीं अवेलेबल है आपके पास अगर, तो आप दूसरी एनर्जी भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, विच मेक्स द सूर्य नूतन अ रिलायबल कुकिंग सोल्यूशन फॉर ऑल वेदर कंडीशन। तो सभी वेदर कंडीशंस के लिए ये एक सूटेबल हो गया है, क्योंकि जिस टाइम पे धूप निकल रही है तो आप उसको सोलर एनर्जी से इस्तेमाल कर लीजिए, जिस टाइम धूप नहीं है या आप सोलर एनर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, तो जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, LPG गैस का सिलेंडर हो गया, आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसुलेशन डिजाइन ऑफ सूर्य नूतन मिनिमाइजेज रेडिएटिव एंड कंडक्टिव हीट लॉसेज। तो हीट लॉस इसमें नहीं होगा। सूर्य नूतन इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट मॉडल्स। तो एक तो प्रीमियम मॉडल है, तो उसमें वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप तीनों चीज़ें बना सकते हैं सूर्य नूतन में। कैन कुक ऑल द मील्स फॉर फैमिली ऑफ 4। तो 4 लोगों की फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप सब चीज़ें उसमें बना सकते हैं। इनिशियली जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो 12,000 रुपये रखी गई है बेस मॉडल के लिए, और 30,000 रुपये रखी गई है टॉप मॉडल के लिए, और ये कहा जा रहा है धीरे धीरे इसकी कॉस्ट कम आ जाएगी जैसे जैसे इसके अंदर इनोवेशन होगा और अलग अलग कंपनी इसको बनाना स्टार्ट कर देंगी।
एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000 to 14,000 फॉर टॉप मॉडल, assuming annual consumption of 6 to 8 LPG cylinders, this product can pay back the buyer in first 1 to 2 years itself। तो उनका कहना ये है कि जो बायर है जिसको खरीदेगा, अगर वो LPG सिलेंडर्स यूज़ करता है पूरे साल भर में 6 से 8 सिलेंडर, तो 1 या 2 साल के अंदर ही उसका सारा पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। सूर्य नूतन कैन बी यूज इन ऑल वेदर एंड सीजन्स इंक्लूडिंग व्हेन द सन इज़ नॉट अवेलेबल। तो सूर्य नूतन को आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब सूरज नहीं है, मानसून के दौरान भी, एक्सट्रीम विंटर्स के दौरान भी, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं जो रिक्वायर हैं इन एनी इंडोर अप्लाइंसेज, वो सूर्य नूतन के अंदर इनबिल्ट है। सूर्य नूतन एक लो मेंटेनेंस सिस्टम है एंड द प्रोडक्ट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ, और प्रोडक्ट की जो है लंबी लाइफ है, ये कहना है इंडियन ऑयल का। इज़ अ मॉडुलर सिस्टम एंड कैन बी डिजाइन इन डिफरेंट साइजेज एज पर द रिक्वायरमेंट। उसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि भारत का पहला लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो प्राइवेट सेक्टर को, या प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है, उसको सिग्निफाई करता है। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंट अवार्ड एम टू एक्नॉलेज द मैनी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स इन द कंट्री। तो भारत के अंदर जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी क्या सर्विसेज हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो हम जब अमेज़न पे हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और अमेज़न के थ्रू जब वो ई कार्ट के थ्रू या ब्लू डार्ट के थ्रू किसी भी कंपनी के थ्रू वो हमारे घर पे आता है, तो वो जो लाने वाला जो प्रोसेस है पूरा, उसको हम लॉजिस्टिक सेक्टर कहते हैं। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड जो मिले हैं 2021 के, तो जो विनर्स की लिस्ट है उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। बेस्ट कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल ऑपरेटर कहा गया है फेडेक्स को। तो जो फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसको बेस्ट कार्गो एयरलाइन का अवार्ड मिला है। बेस्ट रोड फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर मिला है DHL सप्लाई को। तो जो DHL सप्लाई चेन है उसको रोड फ्रेट में मिला है सबसे ज़्यादा अच्छा अवार्ड। रेल फ्रेट में मिला है अडानी लॉजिस्टिक्स को। शिपिंग में मिला है मायर्स्क इंडिया को। बेस्ट पोर्ट सर्विस में मिला है DP वर्ल्ड को। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर में मिला है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड थ्रू TCA सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। फिर बेस्ट कोल्ड चेन या रेफ्रिजरेटेड सर्विस प्रोवाइडर मिला है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वापस से। फिर बेस्ट एक्सप्रेस लॉजिस्टिक सर्विस मिला है सेफ एक्सप्रेस को। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर मिला है अडानी को। बेस्ट फ्रेट फॉरवर्डर्स मिला है कोहिने को प्लस नेगल प्राइवेट लिमिटेड। फिर बेस्ट कस्टम हाउस एजेंट कस्टमर ब्रोकर मिला है आपको इंटरनेशनल क्लियरिंग एंड शिपिंग एजेंसी को। और इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड मिला है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो ये जो अवार्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर सवाल बन सकता है कि कौन सा अवार्ड जो है अभी किस कंपनी को मिला है, सबसे बेस्ट अवार्ड किसको मिला है, इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं 15 जुलाई करंट अफेयर्स गाइस। आपको कोई भी आपका डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी जो भी सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, उनको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।